बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को फैसल वाडा ने की थी, जिसने बड़े अहम इंकशाफात उसमें उन्होंने किए। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजी ISPR और डीजी ISI, जो पहली दफा मीडिया के सामने आए, जो पहली दफा किसी मीडिया फंक्शन में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का इस बात से अंदाजा लगा लें कि इससे पहले डीजी ISI का कभी सहाफियों से 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने शुरू में ही अपनी पॉलिसी दे दी थी कि मैं मीडिया से दूर होऊंगा और अपना काम करूंगा। लेकिन डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार और डीजी ISI ने आकर एक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल होगी। इसमें उन्होंने क्या कहा और बहुत से राजों से उन्होंने पर्दा भी उठाया और बहुत सी ऐसी बातें जिसके जो जवाब थे वो आप जानना चाहती थी, वो भी उन्होंने इसमें बता दिए। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने दावा किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वापस मार्च के महीने में फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसीक के लिए पेशकश की थी, जिसे कबूल नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार डीजी ISI ने साफर के मामले साइफर जो इमरान खान साहब ने खत लहराया, इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से गुमराह कुन सियासी बयानियां तरतीब देने और अरशद शरीफ की हिलाकत से मुतल्लिक वाक़यात पर एक तफसीली गुफ्तगू की। डीजी ISI ने कहा, मार्च में इनको गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसीक की मेरे सामने पेशकश की गई, उन्होंने इसको ठुकरा दिया। यानी कि मार्च में उनको जनरल बाजवा साहब को तौसीक की पेशकश की जनाब इमरान खान साहब ने कहा, डीजी ISI ने कहा कि मेरे सामने की गई है। आगे सुनते जाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मजीद मजेदार लगेगी और बड़े इसमें से राज जो है बाहर निकलेंगे। डीजी ISI का मजीद कहना था कि आपको अपनी राय के इज़हार का हक है, लेकिन अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका आर्मी चीफ गद्दार है, तो माजी में इनकी इतनी तारीफ क्यों की गई, ये पेशकश क्यों की गई कि अगर पूरी जिंदगी भी इस ओहदे पर रहना चाहें तो रह लें। उन्होंने कहा, अब भी आप छुप कर इनसे क्यों मिलते हैं, रातों को आप हमसे गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो आपका हक है, लेकिन फिर दिन की रोशनी में जो कह रहे हैं वो ना कहें। आपकी गुफ्तगू में खुला तजाद है। अपनी बातचीत का जो आगाज किया डीजी ISI ने कहा कि मेरा मनसब, मेरा काम की नोयत ऐसी है कि मुझे और मेरी एजेंसी को पस मंजर में रहना है, लेकिन आज मैं अपने इदारे एजेंसी के लिए आया हूँ। जब हमारे लोगों को झूठ की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जाए तो हम चुप नहीं रह सकते। जब इतनी आसानी से झूठ बोला जाए कि मुल्क में फसाद का खतरा है, तो एक जानिब से तवील खामोशी नहीं रखी जा सकती। इनका कहना था कि इसमें दो राय नहीं कि आप बिना शवाहद किसी को भी मीर जाफर कहें तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। ये नजरिया क्यों बनाया गया? गद्दार न्यूट्रल कहना इसलिए नहीं कि किसी ने गद्दारी की या किसी ने गैर कानूनी काम किया, बल्कि इसलिए कि गैर कानूनी काम करने से इनकार किया। गुज़िश्ता साल अदारे ने फैसला किया कि हम सियासत से बाहर निकल जाएं। ये सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पर काफ़ी बहस हुई। हमने फैसला मुल्क के मफाद में किया। डीजी ISI ने कहा कि हम पर प्रेशर डाला गया, लेकिन हमने फैसला किया कि जो बुनियादी फैसला किया है इससे नहीं हटेंगे। जनरल बाजवा साहब चाहते तो आखिरी वक्त बहुत सहूलत से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में, अदारे के हक में फैसला किया। इन पर, इनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि जब वो जाएं तो एक ऐसा अदारा छोड़ के जाएं कि जिसका आईनी किरदार हो। तो अरशद शरीफ के हवाले से भी इस जो बैठक थी इसमें बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू हुई और बड़े इसमें भी बड़े अहम जो इंकशाफात थे वो सामने आए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अरशद शरीफ की वफात पर सबको शदीद दुख है, क्योंकि वो एक फौजी के बेटे, एक शहीद के भाई, एक हासर सर्विस अफसर के बरादर निस्बती थे। बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जब साइफर का मामला सामने आया तो उन्होंने इस पर कई प्रोग्राम किए और उस वक्त के वज़ीर ने कई इंटरव्यू दिए। ये बात भी हुई कि शायद उनको साइफर भी दिखाया गया है। डीजी ISPR का कहना था कि साइफर और उनकी वफात से जुड़े हकाइक तक पहुंचना जरूरी है ताकि सबको सच मालूम हो सके।
डीजी ISPR ने कहा कि अरशद शरीफ और कई दीगर ने सख्त बातें भी की। अरशद शरीफ ने दारों के हवाले से कई सख्त प्रोग्राम किए। कई और लोग भी सख्त सवाल करते रहे जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हमने हमेशा कहा कि बिना सबूत मफरूजों की वजह से फौज को निशाना ना बनाया जाए। डीजी ISPR ने बताया कि 5 अगस्त 2022 को हुकूमत ने थ्रेड अलर्ट जारी किया। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर जारी किया गया कि अफगानिस्तान में TTP ने मीटिंग की जो अरशद शरीफ को टारगेट करना चाहती है, मगर सिक्योरिटी दारों को कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि इससे जाहिर होता है ये अलर्ट इनको मुल्क छोड़ने पर आमादा करने के लिए जारी किया गया। वो नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान के बाद तफ्तीश में साबित हुआ कि ARY के सलमान इकबाल ने हमाद यूसुफ को हदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाए। इस हवाले से एक बयानिया बनाया गया कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कराची से अरशद शरीफ की कराची से टिकट बुक की गई जो इमरान के नाम पर फजल रब्बी ट्रैवल एजेंट ने 5 लाख रुपए पे की। 10 अगस्त को अरशद शरीफ पेशावर से दुबई रवाना हुए। KP की हुकूमत ने इन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया। उमर गिल अफरीदी ने इनको ग्रीन डबल कैबिन में एयरपोर्ट पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दारों की जानिब से अरशद शरीफ को रोकने की कोशिश नहीं की गई। इस बात से कतई नज़र कि हुकूमत FIA के जरिए इस अमल को रोक सकती थी। उन्होंने कहा कि अरशद कीनिया से उस वक्त रवाना हुए जब इनका दुबई का वीज़ा ख़त्म हुआ। किसी ने इनको निकलने पर मजबूर नहीं किया, तो वो कौन थे जिन्होंने उनको जाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, यह जानना भी ज़रूरी है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में अरशद शरीफ के रहने का बंदोबस्त किसने किया। किसने इनको कहा कि इनकी जान कीनिया में महफूज है, पाकिस्तान में इनको खतरा है। किसने इनको कहा कि सिर्फ कीनिया वीज़ा फ्री मुल्क है। इनकी कीनिया में मेज़बानी कौन कर रहा था। इनका अरशद से क्या ताल्लुक था, क्या वो उनको पहले से जानता था। मज़ीद सवाल उठाते हुए डीजी ISPR का कहना था कि अरशद शरीफ की वफात एक दौरे फादा इलाके में हुई और उनकी वफात की खबर पहले किसको मिली। क्या ये वाकई हादसाती इलाके थी या टारगेट किलिंग। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि बैनुल-अक़वामी फोरम चाहिए, UNO के माहिरीन की ज़रूरत हो तो इसकी हलाकत की तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। सलमान इकबाल साहब को पाकिस्तान लाया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं, और उससे पहले भी राना सनाउल्लाह ने इशारों किनारों में बात की है कि सोने की स्मगलिंग का कोई चक्कर है, तो ARY के जो मालिक हैं उनका सोने का कारोबार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात कर फौज की जानिब कर दिया गया, इससे कौन फ़ायदा उठा रहा है। मैंने अब तक की तफसीलात सामने रख दी हैं। आपका फ़र्ज़ है कि इनकी तह तक पहुँचे। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम गलत हो सकते हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम पिछले 20 सालों से वो गलतियां अपने खून से धो रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी को इजाज़त नहीं कि वो पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर अमन है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की। सहाफ़ियों ने उनसे बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन दोनों जो जिम्मेदार अहदेदार थे उन्होंने उनको जवाब दिए। तो मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।